हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स है। क्लास 11th में आपने सीखे थे जब आप एकदम छोटे से बच्चे थे। हो सकता है आप लोग अब भूल गए हो, सर हमें तो 12th का नहीं याद तो हमें 11th का कैसे याद होगा। तो ध्यान से अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, बिकॉज 100% यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। तो ध्यान से देखना इस वाली वीडियो को, ठीक है। इतने अच्छे से मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि अब नहीं भूलोगे आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर लेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो ये वाली थोड़ी सी लेंथी हो सकती है बिकॉज काफी सारे प्रिंसिपल्स है, लेकिन मैं हर एक प्रिंसिपल को इस वीडियो के अंदर क्या करना चाहता हूँ, कवर करना चाहता हूँ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ठीक है सर, आप अपने पेन निकाल लो। मैंने पेन निकाल लिया बच्चों। पहले प्रिंसिपल पे आ जाते हैं एक बार। थोड़ा सा स्लाइड आगे हो गई। हाँ है जी पहला प्रिंसिपल, ये है जी अपना पहला प्रिंसिपल। ठीक है सर, चलो। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल का क्या नाम है, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, आज इसको याद कर लेना। ऐसा मत करा करो कि सिर्फ वीडियो देख लेते और काम बन जाएगा। नहीं, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। यकीन मानो, अच्छे से पढ़ोगे लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे, अच्छी कंपनी आपको सिलेक्ट करेगी। वरना बेटा जॉब में भी काफी ज्यादा रिजेक्शंस मिलती रहेगी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है सर ये प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। कहने की बात ये है, आप और आपका बिजनेस, मान लो बच्चे ये हो गए आप लोग और ये हो गया आप लोगों का बिजनेस। ये कौन होगी, आपकी बिजनेस की बिल्डिंग हो गई। तो आप और आपका बिजनेस जो है ना, दो अलग अलग पर्सन होते हैं। आप एक नेचुरल पर्सन हो और बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जब आप बिजनेस में पैसे लगाते हो, जब आप बिजनेस में क्या लगाते हो, कैश लगाते हो, तो बच्चे वो क्या बन जाती है, कैपिटल बन जाती है ना। जब आपने बिजनेस में पैसे लगाया तो वो क्या बन जाती है, कैपिटल बन जाती है। बेटा हमें बिजनेस से वो पैसे वापस चाहिए कि नहीं चाहिए। मान लो कल को अगर आप इस बिजनेस को बंद कर देते हो तो बिजनेस की लाइबिलिटी है कि वो आपको आपके पैसे क्या करके दे, वापस करके दे। मान लो जैसे वो आपका एक फ्रेंड है, आपने फ्रेंड को पैसे दिए तो आप उससे पैसे वापस मांगते हो ना। वैसे ही सोच लो कि बिजनेस भी कौन है, आपका फ्रेंड है। आपने उसको पैसे दिए, फिर आप क्या चाहते हो कि बिजनेस तू मेरे पैसे वापस कर दे और थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमा के दे। तो यहाँ पे बिजनेस इज कंसिडर्ड सेपरेट, बिजनेस अलग है, डिस्टिंक्ट है फ्रॉम इट्स ओनर्स। मतलब बिजनेस अलग है और ओनर अलग होते हैं। बेटा आपकी जेब में जो कैश जो पड़ा हुआ है वो क्या होता है, आपके लिए एसेट होता है। जब आप उसको बिजनेस में लगा देते हो तो बेटा वो क्या बन जाता है, कैपिटल। और कैपिटल आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करते हो। सर ऐसा क्यों, सर मेरा ही पैसा, मेरी जेब में तो कैश था, लेकिन जैसे ही मैंने बिजनेस में डाला वो क्या बन गया, कैपिटल। और सर कैश तो एसेट होती है और कैपिटल लाइबिलिटी होती है। सर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जो बैलेंस शीट जो बनाते हो ना, किसके व्यू पॉइंट से बनाते हो, नजरिया किसका होता है, कंपनी का। तो कंपनी के नजरिए में वो कंपनी के पैसे हैं कि किसी और के पैसे हैं, सर वो किसी और के पैसे हैं। तो बिजनेस के लिए वो पैसा क्या होता है बच्चों, लाइबिलिटी होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शंस देयरफॉर आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। देखो बिजनेस में आप जितनी भी एंट्रीज करते हो ना, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, सोच किसकी होती है, बिजनेस। आपको ये देखना चाहिए ये जो पैसा है ये बिजनेस के लिए इनकम है कि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। आपको ये चीज देखनी जरूरी है कि बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है। अब देखो ना, मेरे लिए मेरी जेब में जो पैसा था वो एसेट था मेरे लिए, लेकिन जैसे ही मैंने उसको बिजनेस में लगा दिया वो क्या बन गया, कैपिटल बन गया बिजनेस के लिए। और कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी, एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर्स। तो व्यू पॉइंट किसका होना चाहिए, बिजनेस का। ओनर्स का व्यू पॉइंट नहीं होना चाहिए। ओनर्स बीइंग रिगार्डेड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस, दे आर कंसिडर्ड क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। देखो बिजनेस के लिए ओनर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स। मतलब क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसका हमें पैसे वापस करना है, हमें जिसके पैसे देने हैं। तो बिजनेस के लिए मालिक कौन हो गया, क्रेडिटर। मतलब बिजनेस को क्या करना है, ओनर का पैसा वापस करना है जो ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। देखो तो क्रेडिटर कितनी तक है, जितना उसने कैपिटल लगाई। मान लो ओनर ने बिजनेस में लगाए 10 लाख रुपए, तो बिजनेस की लाइबिलिटी भी कितने की है, 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो अगर आपने इन 3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर लिया, कितने सर, ये 1 2 3 आपको समझ में आ जाएगा। इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 3 पॉइंट भी लर्न कर लोगे, समझ जाओगे, ठीक है सर, समझ गए। आगे चलते हैं। तो पहला प्रिंसिपल हमारा खत्म हुआ, दूसरा प्रिंसिपल हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये वाला प्रिंसिपल बच्चों क्या बोलता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। सर ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। तो मतलब जो ट्रांजेक्शंस और इवेंट जिसको आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो, आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। मतलब सिर्फ वही ट्रांजेक्शन जिसको आप मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हो वही आप अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर पैसे इन्वॉल्व नहीं होता तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बेटा जो मनी की फॉर्म में नहीं मेजर कर सकते उसको हम
नहीं लिखते अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, आगे तीसरी बात सिंपल था, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। जितना मैंने लिखवा रखा है सिर्फ उतना आपको लिखना है। मेन इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है मैंने क्या कर दिए बच्चों, अंडरलाइन कर रखे हैं एक अच्छे से पेन के साथ। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड। जब देखो आपका बिजनेस सालों साल चलता रहता है, बिजनेस की लाइफ तो क्या होती है, इन्फिनिटी। आज आप चला रहे हो, कल को आपकी आगे की जो जनरेशन है वो बिजनेस को रन करती है। ठीक है, सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो बेटा मैं बिजनेस की जो लाइफ है ना, अब जैसे मान लो मैं कोचिंग इंडस्ट्रीज में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, 10 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अब मेरे को क्या करना पड़ता है, हर साल बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ती है। तो अब जैसे आप अकाउंट्स बनाते हो बिजनेस के, कितने साल के अकाउंट्स बनाते हो आप, 1 साल के अकाउंट बनाते हो। कब से स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर, न्यू ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। तो जैसे अभी चलेगा 1 अप्रैल 2023 आएगा, और अकाउंट्स कब तक बनेंगे, 31 मार्च 2024 तक बनते हैं। तो हम इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर 23-24। तो बिजनेस के लिए नया साल कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, खत्म कब होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर 23-24, या फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हो 23-24। सर इसको एक एक साल में हमने क्या कर रखा है, तोड़ रखा है। क्यों तोड़ रखा है, ताकि मैं जैसे मान लो असेसमेंट ईयर अभी पीछे जो खत्म जो हुआ है वो कौन सा खत्म होएगा, 22-23 खत्म होएगा, और नया आ जाएगा असेसमेंट अकाउंटिंग ईयर कौन सा, 23-24। तो बेटा मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना, मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो मान लो अगर मैं इस साल में बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं कंपेयर करूंगा, या पिछले साल इतनी सेल्स हुई थी, इस साल ज़्यादा सेल्स हो गई या कम सेल्स हो गई। तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल आता है। ठीक है, तो द लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स। तो कंपनी की लाइफ को एक एक साल के पीरियड्स में 12-12 महीने में आप तोड़ते हो, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को आप लोग मेजर कर सको। ठीक है, इन द व्यू ऑफ द अबव द लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीरियड्स, जो कि है 1 ईयर विच इज टर्म्ड एज, उसको क्या बोला जाता है, एक साल के पीरियड को बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है सर, ये भी समझा दो हमें। देखो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है, देयर शुड बी कंप्लीट, पूरा का पूरा अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग। मतलब सामने वाले को ऐसी रिपोर्ट दो कि सामने वाला समझ पाए, और पूरी रिपोर्ट दो। कैसी रिपोर्ट दो, सब कंप्लीट रिपोर्ट दो, अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, सामने वाला उसको अंडरस्टैंड कर पाए, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसकी सर, इंफॉर्मेशन किसकी देनी है, कंपनी की, रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। इकोनॉमिक अफेयर्स का मतलब क्या होता है, कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शंस चल रही है, कैश की ट्रांजैक्शन चल रही है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन चल रही है, जहां भी पैसों का लेन देन हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। उसको आपको रिकॉर्ड करना है, इसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। मतलब आपको सामने वाले से कुछ नहीं छुपाना, सब कुछ बताना है। वेदर इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज और नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन मटीरियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। बेटा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है छोटी मोटी, जैसे मान लो आपकी कंपनी के अंदर 2-3 ट्यूबलाइट खराब हो गई, अब क्या वो भी सामने वाले को बताने की जरूरत है, नहीं। बेटा कौन सी आइटम्स बतानी चाहिए, जो कि मटेरियल है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ऐसी आइटम्स होती है जिसके बारे में अगर आपको पता चल जाए तो आप अपने डिसीजन को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। जैसे मान लो मेरे पास बच्चे आए फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने के लिए, उनको पता चला कि मैं तो खुद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फेल हो गया था, तो वो क्या करते फिर अपने डिसीजन क्या लेते, अरे यार सर तो खुद फेल हो गए थे, हैं हम तो इनके पास नहीं पढ़ेंगे। फिर तो वो क्या कर देंगे, वापस चले जाएंगे कि सर आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई पहले। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत हो जाना, ऐसा नहीं है। मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे अकाउंट्स के अंदर। तो वेदर इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज और नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन द मटीरियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे पता करके आप अपने डिसीजन को क्या कर लो, चेंज कर लो। आपने मान लो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करा, ये सोच के कि मेरी कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही है, मेरी कंपनी में एक्चुअल में बहुत सारे लॉसेस थे। बाद में मैंने आपको बताया कि मेरी कंपनी में तो बहुत सारे लॉसेस। आपने बोला सर आपने हमारे साथ विश्वासघात करा, अगर आप ये पहले बताते तो हम कभी भी अपने पैसे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये आइटम क्या थी, मटीरियल। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं सामने वाले को सारी चीज़ें बताऊंगा ना, तो उससे उसको क्या मिलेगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग मेरे बिजनेस के बारे में, और वो एक अच्छा डिसीजन ले पाएगा कि क्या उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं। फॉर एग्जाम्पल रीजंस फॉर लो टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, कि मेरे जो बिजनेस की सेल्स है वो गिरती क्यों जा रही है, उसको साफ साफ बताओ सर, हमसे कोई भी चीज़ आप मत छुपाओ, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मटीरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ओके बच्चों, समझ में आया, हाँ जी सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ, जो है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल सर, मटीरियलिटी प्रिंसिपल। सर क्या बोलते हैं मटीरियलिटी प्रिंसिपल, देखो मटीरियलिटी प्रिंसिपल रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है
इंपॉर्टेंस है किसी आइटम की या किसी इवेंट की। मान लो मैगी कंपनी थी ना, मैगी कंपनी के ऊपर कुछ साल पहले केस चल रहा था कि इसकी मैगी के अंदर जो है ना लेड मिली थी बहुत ज़्यादा, लैब में टेस्टिंग हुई थी और पता चला था कि ह्यूमन बींग्स के लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। अब बेटा इसके ऊपर जो है ना कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, कोर्ट ने क्या कर रहा था, कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर ये हार गया ये केस तो बेटा इसको ना पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि अगर आप केस को हार जाते हो कंपनी की, हाँ अगर एक्चुअल में प्रूव हो गया कि हाँ मैगी के अंदर लेड निकली, तो जो मैगी वाला है वो केस हार जाएगा और उसको क्या देनी पड़ेगी, सरकार को पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अब बेटा ये केस क्या हो गया, हार गया, तो इसके वजह से इसको कितने का लॉस हो गया, 500 करोड़ का लॉस हुआ था। मैगी को कितने का लॉस हुआ था बेटा, 500 करोड़ का लॉस हुआ। अब मान लो मैगी वाला मेरे पास आया पैसे लेने के लिए, उसने बोला सर आप मेरे को पैसे दे दो, लेकिन उसने मेरे को ये चीज़ नहीं बताई कि उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। मैंने उसको पैसे दे दिए, लेकिन बाद में जब मैंने पैसे दे दिए पता चला ये कोर्ट केस हार गया और कोर्ट केस की वजह से मैगी को 500 करोड़ का नुकसान हो गया। तो बेटा ये आइटम क्या थी, मटीरियल। तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम, या फिर कोई ऐसा इवेंट चल रहा है वो आप हमें बता दो, कोई कोर्ट केस चल रहा है आप हमें बता दो। वेदर एन आइटम इज मटेरियल और नॉट विल डिपेंड ऑन इट्स नेचर और अमाउंट। तो कोई आइटम मटेरियल है वो डिपेंड करेगा नेचर के ऊपर। अब भाई आपके ऊपर इतना बड़ा कोर्ट केस चल रहा है कि आपकी जो खाने वाली जो चीज़ है वो लोगों के लिए अच्छी नहीं है, और आपका जो अमाउंट है कल को अगर आप हार गए तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 500 करोड़। तो ये तो भाई मटेरियल थी। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल। एक आइटम को मटेरियल कब बोलेंगे, इफ देर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस, बच्चों इन्फ्लुएंस कर देगा डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। एक आइटम को मटेरियल तब माना जाता है कि जब अगर सामने वाले को पता चल गया तो सामने वाले का डिसीजन बदल जाएगा, उसकी हाँ ना में बदल जाएगी या ना उसकी हाँ में बदल जाएगी। इसको बोलते हैं मटेरियल आइटम। ठीक है, ओके सर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं किसकी, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। क्या बोलता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। कि मनुष्य प्रॉफिट की चाह मत रख, हमेशा ये सोच के चल के कल को तेरा क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अकाउंट्स के अंदर हमेशा ये मत समझो कि बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट होगा, ये भी सोच के चलो कि कल को अगर लॉस हो गया तो हमें कुछ पैसे साइड करके रखने हैं, प्रोविजंस वगैरह बना के रखनी है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स जैसे हम बनाते हैं ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्लास 11th और 12th में आपने बनाया था, वो क्यों बनाते हैं कि हमें ऐसा लगता है ये डेटर हमें पैसे नहीं दे पाएगा क्योंकि इसका बिजनेस उतने अच्छे से नहीं चल रहा, तो हम डेटर्स के लिए क्या बनाते थे, प्रोविजन बनाते थे। तो ये वही कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से होता था ये। इन अदर वर्ड्स इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, सारे लॉसेस, बट डू नॉट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। तो हम कंसिडर करेंगे सारे लॉसेस को, मतलब आप फ्यूचर में जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है उसको कंसिडर करो, प्रॉफिट्स को ज़्यादा कंसिडर मत करो कि अभी हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो अब इतना प्रॉफिट ये वो। आप ये सोच के चलो कल को अगर लॉस हो गया तो उसको हम कैसे बियर करेंगे। Application of this concept ensures that financial statement present a realistic picture of the state of affairs of the enterprise। सर ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो एक रियल पिक्चर दिखाए। स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब कंपनी के कामकाज की, कंपनी के ऑपरेशंस की, एंड डू नॉट पेंट अ बेटर पिक्चर दैट व्हाट एक्चुअली इज। और ऐसे उसको ऊपर ना अच्छी वाली पेंटिंग की लेयर मत लगाओ कि मेरे बिजनेस में तो इतना प्रॉफिट है, मेरे बिजनेस में तो इतना प्रॉफिट है। अरे भाई लॉसेस के बारे में बताओ, ज़्यादा किसकी बात करो, लॉसेस की। कल को अगर कॉम्पिटिटर आ गया तो कल आपको बिजनेस में कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, फिर बात करेंगे किसकी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। सर ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट आइटम इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। Asset is recorded at cost at the time of purchase but is systematically reduced in value by charging depreciation। मतलब सीधी सी बात है, जब आप लोग एक एसेट को परचेज करके आते हो तो बेटा आप उसको रिकॉर्ड करते हो किसके अंदर, अपनी बैलेंस शीट के अंदर। किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हो, सर जितना पैसे आपने दिया उसको परचेज करने का, है ना, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। मान लो एक चीज़ थी 10 लाख रुपए की, सामने वाले से आपने 1 लाख का डिस्काउंट लिया, आपने अल्टीमेटली जेब से कितने पैसे दिए, 9 लाख रुपए। तो आप एसेट कितने की रिकॉर्ड करोगे, 10 लाख की, 9 लाख की। सर 9 लाख की रिकॉर्ड करूंगा और बेटा फिर उस एसेट के ऊपर मैं क्या चार्ज करूंगा, हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट में चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। बेटा जो मार्केट वैल्यू है वो चेंज हो सकता है जो 10 लाख की चीज़ है अब कितने की रहेगी, 8 लाख की रहेगी। बट फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस कंटिन्यू टू बी शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट बुक वैल्यू। लेकिन अकाउंट्स के अंदर आप इसको कितने का ही दिखाते रहोगे, 9 लाख रुपीज़ का दिखाते रहोगे और हर साल जितने डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है डिप्रिसिएशन चार्ज करते रहोगे। ठीक है, मतलब आपको एसेट की वैल्यू को चेंज नहीं करना। अगर मार्केट वैल्यू चेंज हो जाती है तो आपको एसेट को उसी प्राइस पे दिखाना है जिस प्राइस जितने आपने पैसे दिए थे उसको खरीदने
सीखने के लिए, और उसमें क्या माइनस करते रहोगे, हर साल डिप्रिसिएशन माइनस करते रहोगे। बात समझे? आइटम अगर सस्ती हो गई चाहे महंगी हो गई उससे आपको फर्क नहीं पड़ता मार्केट वैल्यू से, आपको सिर्फ फर्क किससे पड़ता है कि आपकी बुक्स में वो कितने की दिख रही थी, आपकी बैलेंस शीट में वो एसेट कितने की दिख रही थी। OMG सर, हम लोग समझ गए। तो बेटा वीडियो को लाइक करना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, दोस्तों के साथ शेयर करना भी बनता है ना। अब देख रहे हो नोट्स कितने अच्छे से आप लोगों के लिए सिस्टमैटिकली डिजाइंड है, मजा आना चाहिए आप लोगों को। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जैसे मान लो आप लोग अकाउंट्स बना रहे हो, अकाउंटिंग ईयर 22-23 के आप अकाउंट्स बना रहे हो, तो बेटा इसी साल के आपको एक्सपेंसेस को लेना है और इसी साल के आपको इनकम को लेना है, और दोनों को आपस में कंपेयर करना है पता लगाने के लिए कि आपके कंपनी में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। पता चले आप खर्चे पिछले साल के ले रहे हो, इनकम इस साल के ले रहे हो, तो बेटा ये तो मैचिंग नहीं हुआ ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये किसके ऊपर बना है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के ऊपर। सर ये अकाउंटिंग पीरियड की बात कहाँ से आ गई बेटा, 1 ईयर की हम बात करते थे ना, 1 ईयर 12 मंथ्स की हम बात कर रहे हैं। सर बेटा ये कंपैरिजन के लिए होता है, तो 12 महीने के आपको एक्सपेंसेस लेने हैं, 12 महीने की इनकम लेनी है उसी साल के जिस साल के आप अकाउंट्स बना रहे हो। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियोडिकली। देखो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पता लगाने का कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। देखो रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट्स ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड, मतलब जिस साल के आप इनकम ले रहे हो उसी साल के आपको क्या लेने हैं, खर्चे भी लेने हैं, ताकि आप डिटरमाइन कर पाओ करेक्ट प्रॉफिट को, करेक्ट लॉस को फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड आपका कोई सा भी हो सकता है, ये वाला साल भी हो सकता है, पिछले वाला साल भी हो सकता है। पिछले वाले साल के अगर अकाउंट्स बना रहे हो तो पिछले साल के आपको एक्सपेंसेस लेने हैं, प्रीवियस ईयर की क्या लेनी है आपको, इनकम्स लेनी है। Profit earned by business during the period can be correctly measured only when the revenue earned during the period is matched। कब निकलेगा करेक्ट प्रॉफिट, जब रेवेन्यू उस पीरियड का मैच कर जाए विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। उस इनकम को कमाने के लिए आपने कितना खर्चा करा, इन दोनों को आप कंपेयर करोगे और एक्चुअल में कंपनी का क्या निकालोगे कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो बजा दो सर के लिए तालियां, है ना, मजा आ गया सर हमें। ड्यूल एस्पेक्ट और ड्यूरेलिटी प्रिंसिपल। बेटा ड्यूल एस्पेक्ट क्या होता है, जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो उसकी एक डेबिट साइड होती है और उसकी क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है। आपने जर्नल एंट्रीज में पढ़ा था। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, इवेंट होता है, तो उसका एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होता है। अगर डेबिट में आप 10,000 रुपये डाल रहे हो तो क्रेडिट में भी कितने पैसे डालते हो, 10,000 रुपये डालते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूलिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ड्यूल एस्पेक्ट एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड बाय द कंपनी, उसके दो फेसेस होते हैं, एक होता है उसका डेबिट का फेस और एक होता है क्रेडिट का फेस, और दोनों में ही क्या जाता है, इक्वल अमाउंट जाता है। फॉर एवरी डेबिट, हर एक डेबिट के लिए देयर इज क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट। तो बेटा जितना आप डेबिट करते हो उतना ही क्या होता है, क्रेडिट होता है, एक या एक अकाउंट से ज्यादा, लेकिन अमाउंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। बात करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको अक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, थोड़ा सा उसके जैसा ही है। अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड। आप बोलोगे कि हमने पैसे कमा लिए व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड। जैसे मैं आपकी दुकान पे पंखे लेने के लिए आया था, मैंने अभी आपको बोला कि मेरे को 100 फैंस चाहिए, लेकिन मैं 7 दिन के बाद आऊंगा और आपको बाकी के पैसे देकर जाऊंगा। अभी मैं आपको एडवांस देकर जा रहा हूँ, लेकिन आप आज ही की आज क्या कर लोगे, अपने प्रॉफिट की बुकिंग कर लोगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो आज हुई है ना। एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन स्टैब्लिश्ड, और एक ऑब्लिगेशन हो गया। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, लाइबिलिटी हो गई कि मेरे को जो है मैं आपको क्या करने वाला हूँ, पे करने वाला हूँ। इट इज टू बी नोटेड दैट रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड रिसिप्ट ऑफ एन अकाउंट आर टू सेपरेट एस्पेक्ट। देखो रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू, हमें कब प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, और रिसिप्ट ऑफ अमाउंट मतलब कब पैसे आएंगे, ये दो सेपरेट अलग अलग चीजें हैं। अकाउंट्स आप किस सेंस के हिसाब से बनाते हो, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। और अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जैसे ही आपकी कोई इवेंट हो गई, ट्रांजेक्शन हो गई, आप अपने प्रॉफिट्स को या लॉसेस को बुक कर लो। पैसा मिला या नहीं मिला वो अलग बात है बेटा। एक होती है अक्रूवल अकाउंटिंग, होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो जब आपके पास पैसे एक्चुअल में आ जाते हैं, और अक्रूवल बेसिस में आप कब रिकॉर्ड करते हो, जैसे ही आप किसी ट्रांजेक्शन और इवेंट में फॉल कर जाते हो। पैसे आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको मैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अच्छे से क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर, समझ गए सर, समझ गए। ओके, वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, किसकी बात कर रहे हैं, वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। अब सर आपने बिजनेस के अंदर जो भी आपने एक्सपेंसेस करा
उसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हमें क्या दिखाओगे, बिल्स दिखाओगे। उसके लिए आपको क्या दिखाने पड़ेंगे, बिल्स। आप हमें क्या दिखाओगे, इनवॉइसेस दिखाओगे, ठीक है, जिसके वजह से हम आपके सारे इनकम और एक्सपेंसेस को क्या कर पाएंगे, वेरीफाई कर पाएंगे। तो ये एविडेंस का काम करते हैं, एविडेंसेस का काम करते हैं क्या, आपके इनवॉइसेस। इसलिए हम आपको बोलते हैं जब भी आप कोई शॉपिंग करने के लिए जाते हो दुकानदार को बोला करो भैया बिल दे दो, हमें बिल दे दो, ताकि कल को अगर इनकम टैक्स पीछे पड़ गया तो हम दिखाएं तो सही कि देखो एक्चुअल में हमने शॉपिंग करी थी और ये उसमें हमने खर्चा करा था। अगर आप बिल नहीं दिखाते तो वो मान के चलेंगे कि भाई आपने फेक खर्चा दिखा रखा है, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। मतलब आप अपनी मन मर्जी से एक्सपेंसेस को नहीं डाल रहे। मेजरमेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंस आर रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव्स। तो मतलब जो भी आपके एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस में क्या हो गया, आपके बिल्स वगैरह, उसके थ्रू आप क्या करोगे, पूरी अकाउंटिंग करोगे। आपने जितने भी खर्चे दिखा रखे हैं उसके क्या होने चाहिए, प्रॉपर बिल्स होने मांगते हैं, ठीक है। ओके सर, चलो तो बेटा ये तो क्या खत्म कर दिया हमने वीडियो के अंदर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम थोड़े से डिफरेंसेस पढ़ेंगे, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। बिकॉज ये सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखो मैंने क्या बोला, थोड़ी सी क्लासेस क्या रहेंगी, पहले थ्योरी रहेगी, फिर धीरे धीरे एक एक प्रैक्टिकल चैप्टर्स को उठाएंगे और उसकी क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय बाय। क्योंकि देखो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सारी की सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुझे आपको खत्म करवानी है। सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस करवा दूं 2-4 और आपको एग्जाम्स के लिए, लड़ाई के लिए भेज दूं, नहीं, साथ साथ सारी तैयारी करेंगे। लेकिन आपको ये श्योरिटी करनी है, आज अगर ये वीडियो आई थी तो इसको आज ही के आज क्या कर लोगे, आप लोग लर्न कर लोगे, एक बार लिख के देख लेना, ठीक है। बाय बाय।